नमस्कार दोस्तों, इतिहास सीरीज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुर्तगाली व्यापारी, पुर्तगाली वायसराय एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम लोग डच व्यापारी एवं उनके व्यापारिक नीति के साथ साथ उनके व्यापारिक मुख्यालय यानी कि कहाँ कहाँ उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, किस प्रकार से उन्होंने भारत में अपना व्यापारिक विस्तार किया, इत्यादि चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे डच व्यापारी के साथ। तो पुर्तगाली के पश्चात डच व्यापारी भारत आए थे। जब हम लोग कहते हैं डच व्यापारी तो इससे किसी देश का नाम क्लियर नहीं होता है। डच मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? डच मूल रूप से नीदरलैंड यानी हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे ये याद रखना है। डच कहाँ के मूल निवासी थे? नीदरलैंड के, जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है। प्रथम डच यात्री जो भारत आए थे उनका नाम था कार्नेलियन हाउटमैन। कार्नेलियन हाउटमैन प्रथम डच यात्री का जो भारत आए थे उसका क्या नाम था? कार्नेलियन हाउटमैन। कब आए थे? तो 1596 ईस्वी में, और नाम क्या था? कार्नेलियन हाउटमैन। कहाँ पहुँचा था? तो प्रथम जो डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था वो पहुँचा था सुमात्रा द्वीप पर। जब आप इंडोनेशिया का मैप देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो पश्चिमी इंडोनेशिया का पश्चिमी भाग है वहाँ पर जावा और सुमात्रा द्वीप देखने को मिलेगा। तो ये डच व्यापारी कहाँ पहुँचे थे? सुमात्रा पहुँचे थे। हॉलैंड की सरकार ने हॉलैंड की कंपनी को 21 वर्षों के लिए कुछ अधिकार के साथ भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए भेजा था। तो वो अधिकार थे कि भारत एवं पूर्वी जगत के साथ व्यापार का अधिकार, दूसरा था इन क्षेत्रों पर आक्रमण करना और यहाँ पर अधिकार करना। किसके लिए? व्यापार करने के लिए। तो इन अधिकारों के साथ इन हॉलैंड की कंपनी को हॉलैंड की सरकार ने भारत एवं पूर्वी देश की तरफ भेजा था। इसके साथ साथ जब हॉलैंड की कंपनी भारत आई यानी कि पूर्वी देशों की तरफ आई तो आने के साथ ही यहाँ पर अपना फैक्ट्री स्थापित नहीं कर सकी। वैसे तो डच व्यापारी भारत 1596 ईस्वी में ही आ गए थे, लेकिन वे अपनी फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित नहीं कर सके थे। यानी 1596 ईस्वी में आए लेकिन फैक्ट्री स्थापित नहीं कर सके। फिर क्या हुआ? सन 1602 ईस्वी में इन डच व्यापारियों ने अपनी विभिन्न फैक्ट्रियों को मिला करके एक बड़ी फैक्ट्री बनाई। उस फैक्ट्री का क्या नाम था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। और इस कंपनी की देखरेख के लिए इन डच व्यापारियों ने एक 17 सदस्य बोर्ड का भी गठन किया। कितना सदस्य था इस बोर्ड में? 17 सदस्य। यानी कि कंपनी की देखरेख के लिए इन्होंने 17 सदस्यीय बोर्ड का भी गठन किया। आगे चलकर डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। कहाँ पर स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में। तो डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित होती है? मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है। फिर 1605 ईस्वी में ही इन डचों ने पुर्तगाली का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था अम्बायाना, वहाँ पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर अधिकार किया? अम्बायाना पर। अम्बायाना पर किसको हरा कर अधिकार किया? पुर्तगालियों को। फिर 1605 ईस्वी में ही डचों ने पुर्तगालियों को मसाला द्वीपपुंज किसको कहा जाता है? इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया मसाला के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था, बहुत ही ज़्यादा विख्यात था। तो मसाला द्वीपपुंज इंडोनेशिया में क्या किया? इन डचों ने पुर्तगालियों को, जो पुर्तगाली पहले से व्यापार कर रहे थे, उसको पराजित किया और वहाँ पर अपना प्रभाव स्थापित। फिर आगे चलकर डचों ने 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके उससे अनुमति लेकर के पुलिकट में एक फैक्ट्री स्थापित की। यानी कि पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए उन्होंने चंद्रगिरी के राजा से अनुमति ली। फिर इस पुलिकट में जो फैक्ट्री स्थापित की थी उस फैक्ट्री में अपना मुख्यालय बनाया और यहीं पर उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पेगोडे को ढाला था। तो ये जो कहा जाएगा कि डचों ने पुलिकट में अपना मुख्यालय बनाया था, तो पुलिकट में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उन्होंने किससे समझौता किया था? चंद्रगिरी के राजा से। चंद्रगिरी के राजा से अनुमति ली थी। और यदि कहा जाए कि डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के पेगोडा को कहाँ पर ढाला था? तो पुलिकट में ढाला था। फिर इसके बाद 1616 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। तो डचों ने इसके बाद क्या किया कि सन 1616 ईस्वी में सूरत में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। इससे पहले 1605 ईस्वी में कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की थी उन्होंने? तो 1605 ईस्वी में उन्होंने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1605 ईस्वी में पहली डच फैक्ट्री का स्थापना कब हुआ? 1605 ईस्वी में। अब 1616 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित कर रहे हैं? तो सूरत में फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं।
1619 ईस्वी में 3 साल के बाद डचों ने इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है, जकार्ता को जीत करके वहाँ के खंडरों पर इन्होंने वेटेविया नाम का शहर बसाया। कब बसाया? तो 1619 ईस्वी में। किसने बसाया? तो डच व्यापारियों ने। तो डच व्यापारियों ने इंडोनेशिया के जकार्ता को जीत करके वहाँ के खंडरों पर कौन सा शहर बसाया? वेटेविया। वेटेविया शहर किसने बसाया? डच व्यापारियों ने। कहाँ बसाया? तो इंडोनेशिया में बसाया। इंडोनेशिया में कहाँ पर? जकार्ता में बसाया। तो इस प्रकार से डच व्यापारी के बारे में कहा जाए कि सन 1619 ईस्वी में इन्होंने इंडोनेशिया के जकार्ता को जीत कर वहाँ पर उसके खंडरों पर वेटेविया नाम का शहर बसाया। फिर उसके बाद बात आती है कि बंगाल में सबसे पहले जो है कि डच फैक्ट्री कब लगी? तो बंगाल में सबसे पहले डच फैक्ट्री सन 1627 ईस्वी में लगी। कहाँ पर लगी? तो पीपली में। तो बंगाल के पीपली में सन 1627 ईस्वी में पहली डच फैक्ट्री लगाई गई। उसके बाद 1641 ईस्वी में भीमलीपत्तनम में, 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इसी नागपट्टनम में बाद में डच व्यापारियों ने अपने मुख्यालय को शिफ्ट किया था। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डच व्यापारियों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? तो पुलिकट में बनाया था। अब इस पुलिकट वाले मुख्यालय को कहाँ शिफ्ट करेगा? नागपट्टनम में बाद में शिफ्ट करेगा। तो फिर इसके बाद डच व्यापारी के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि सन 1664 ईस्वी में, कब? सन 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने, सन 1664 ईस्वी में उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब था। औरंगजेब ने 3.5% वार्षिक चुंगी लेकर के 3.5% यानी कि 3.5% वार्षिक चुंगी लेकर के बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। किसको दे दिया? डच व्यापारी को। तो डच व्यापारी को सन 1664 ईस्वी में 3.5% चुंगी लेकर के व्यापार करने का अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। औरंगजेब कब दिया? सन 1664 ईस्वी में। किसको? डच व्यापारी को। कहाँ पर व्यापार करने का अधिकार दिया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। फिर उसके बाद सन 1690 ईस्वी में इन डच व्यापारियों ने अपने मुख्यालय कहाँ पर था? अभी डच व्यापारियों का मुख्यालय सन 1610 ईस्वी में स्थापित हुआ था पुलिकट में। उस पुलिकट वाले मुख्यालय को सन 1690 ईस्वी में इन्होंने कहाँ पर कर दिया? स्थानांतरित नागपट्टनम में। कहाँ पर स्थानांतरित किया? नागपट्टनम में। तो ये डच व्यापारी अपने मुख्यालय को पुलिकट से नागपट्टनम कब स्थानांतरित करते हैं? सन 1690 ईस्वी में। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को डच फैक्ट्री के जो प्रमुख होते थे उसको फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर। ये पूछा जा सकता है कि डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? फैक्टर। तो फैक्टर कहा जाता था। अब ये फैक्टर को व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, अलग अलग व्यापारियों के ग्रुप में वर्गीकृत किया गया था। इसके साथ साथ डचों ने भारतीय मसालों के बजाय भारतीय कपड़ों को निर्यात वस्तु बनाने का काम किया, यानी कि भारतीय कपड़ों के निर्यात को महत्व दिया। तो इससे पहले जो व्यापारी थे, यानी कि पुर्तगाली व्यापारी थे, या फिर दूसरे जो यूरोपीय व्यापारी आए, अंग्रेज आए, तो उन लोगों ने ज़्यादातर मसाला पर जोर दिया, मसाला के निर्यात पर, मसाला के व्यापार पर जोर दिया। लेकिन डच वे व्यापारी थे जिन्होंने भारतीय मसाला के बजाय भारतीय कपड़ों के निर्यात को महत्व दिया। तो भारतीय कपड़ों को निर्यात वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाएगा? तो डच को जाएगा। यानी कि भारतीय कपड़ों को निर्यात वस्तु बनाने का श्रेय डच को जाता है। डच वैसे यूरोपीय व्यापारी थे जिन्होंने भारतीय मसालों के बजाय भारतीय कपड़े को निर्यात वस्तु बनाने का काम किया। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डचों ने रेशम उद्योग भी लगाए थे। कहाँ पर लगाए थे? तो ये डच जो है कि कासिम बाजार में इन्होंने रेशम फैक्ट्री भी लगाई थी, और उन्होंने इस रेशम फैक्ट्री में 3000 कारीगरों को वेतन पर रखा था। कितने कारीगर को? 3000 कारीगरों को वेतन पर रखा था। कहाँ पर रेशम फैक्ट्री लगाई थी डचों ने? कासिम बाजार में। कहाँ पर? कासिम बाजार में उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी। डचों ने फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? तो कासिम बाजार में। भारतीय वस्त्रों को निर्यात वस्तु बनाने का काम किसने किया? डचों ने किया।
तो इस प्रकार से डचों की कुछ उपलब्धि रही। डच व्यापारी जो है कि ज़्यादा दिन तक भारत में बहुत ज़्यादा दिन तक व्यापार नहीं कर पाए, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा कंपटीटर भी आ रहे थे। जैसे कि डच के आने के बाद डच कब आए तो 1596, फिर 1600 ईस्वी में जो है कि लगभग 3-4 साल के बाद जो है कि अंग्रेज़ व्यापारी भी आ गए। तो उनके कंपटीटर्स थे जो इसको दबाना चाहते थे, इसको व्यापार करने में बाधा उत्पन्न करते थे। तो इस प्रकार से कुछ दिनों के बाद जो है कि डच व्यापार का अंत हो जाता है, यानी कि डचों का पतन हो जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, डचों के पतन को भी पढ़ते हैं। तो डचों का पतन जो है वेदरा के युद्ध से होता है। वेदरा का युद्ध कब हुआ तो सन 1759 ईस्वी में। वेदरा कहाँ है? बंगाल में है। तो डचों का पतन किस युद्ध के बाद होता है? बेदरा के युद्ध के बाद। बेदरा कहाँ है? बंगाल में है। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 यानी कि 60 से एक कम 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध बंगाल में हुआ, जो कि डच और अंग्रेज के बीच हुआ। डच और अंग्रेज के बीच हुआ। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ? तो डचों और अंग्रेजों के बीच हुआ। कब हुआ? 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा के युद्ध के बाद कौन सी व्यापारिक शक्ति, कौन सी यूरोपीय व्यापारिक शक्ति भारत में समाप्त होती हुई नजर आई? तो डच व्यापारिक शक्ति। तो इस बेदरा बंगाल के युद्ध के बाद 1759 ईस्वी में जो हुआ, इस युद्ध के बाद डचों की शक्ति जो है कि भारत में समाप्त होती हुई नजर आई, यानी कि डचों की व्यापारिक गतिविधियां भारत में कम होती गई और इस प्रकार से डच व्यापारी भारत से चले गए। फिर इसके बाद डचों की व्यापारिक जो गतिविधियां थी, जो नीतियां थी, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि डचों की व्यापारिक व्यवस्था जो थी वो सहकारिता पर आधारित थी। सहकारिता पर अर्थात कार्टेल पद्धति, इसको कार्टेल पद्धति के भी नाम से जानते हैं। जब एग्जाम में सहकारिता के जगह कार्टेल पद्धति आ जाता है तो फिर यहाँ पर हम लोगों को कन्फ्यूजन होने लगता है। तो इसे याद रखना है, डचों की जो व्यापारिक नीति थी, यानी कि व्यापारिक व्यवस्था थी, कैसी थी? कार्टेल पद्धति पर आधारित थी, सहकारिता पर आधारित थी। डचों की व्यापारिक व्यवस्था कार्टेल पद्धति यानी कि सहकारिता पर आधारित थी। डच कंपनियों में साझेदारों को मिलने वाला जो लाभांश है वो इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता है, यानी कि जितने सारे यूरोपीय व्यापारी आए उन सभी में डचों ने जो अपने साझेदारों को लाभांश दिया वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। मतलब अच्छा खासा लाभांश इन्होंने निकाल करके अपने साझेदारों को, अपने पार्टनर्स को इन्होंने दिया। लगभग 200 वर्षों के इतिहास में डच कंपनी ने अपने हितधारकों को, अपने पार्टनर्स को, व्यापारिक साझेदारों को लगभग 18% का लाभांश दिया। कितना प्रतिशत का? 18% का लाभांश दिया। तो कहा जा सकता है कि डच व्यापारी जो थे अच्छा खासा जो है कि लाभांश अपने साझेदारों को, अपने व्यापारिक जो पार्टनर्स थे उसको दे रहे थे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो में हम लोग इस वीडियो से संबंधित जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको पढ़ेंगे, ताकि आपका पकड़ प्रश्न पर भी बन सके। और यदि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है इस विषय से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित, तो आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए हम इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहे। धन्यवाद।